Hello student, welcome back to the another session of the lesson जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन। तो इसमें हमने जनसंख्या संगठन में पिछले सेशन में हमने भाषायिक संगठन कर लिया था, धार्मिक संगठन किया था। आज हम करने जा रहे हैं श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन। देखो नाम से ही पता चल रहा है जो व्यक्ति श्रम कर रहे हैं उनकी जनसंख्या का संगठन, मतलब वो कौन से कार्य कर रहे हैं, कौन से कार्य में लगे हुए हैं। मतलब ये जो श्रमिक जो जनसंख्या है इसका जो संगठन है वो हम क्या करते हैं, आर्थिक स्तर की दृष्टि, मतलब ये हमारी क्या होती है, आर्थिक क्रियाएं होती है। हमने किया था ना, आर्थिक क्रियाएं वो क्रियाएं होती है जिसमें लोग कार्य करते हैं, वो कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं, मतलब कौन सी गतिविधियों में वो लगे हुए हैं। तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, हमारी आर्थिक क्रियाओं को बांट देते हैं। आर्थिक क्रियाएं वो होती है जहां पे लोग अपनी जीविका कमाने के लिए कार्य करते हैं। तो हमने किया था प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हमारी क्या है, मेन आर्थिक क्रियाएं हैं। तो उसी में हम देखेंगे, अगर आर्थिक क्रिया की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो भारत की जनसंख्या को हम 3 वर्गों में बांटते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे मुख्य श्रमिक। आर्थिक दृष्टि के हिसाब से हम भारत की जनसंख्या को कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। मुख्य श्रमिक हो गए हमारे, सीमांत श्रमिक हो गए, ठीक है, मुख्य श्रमिक है, सीमांत श्रमिक है, और लास्ट हमारा आ जाता है अश्रमिक। अश्रमिक का मतलब क्या है, जिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, जो श्रम में नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, आर्थिक दृष्टि से हमारी जनसंख्या के श्रम के आधार पर 3 वर्ग हो गए। कौन कौन से, मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और अश्रमिक। मुख्य श्रमिक का मतलब वो है कि जो व्यक्ति, मुख्य श्रमिक वो होते हैं जो व्यक्ति कम से कम एक साल में, ठीक है ना, 1 साल में कम से कम 183 डेज काम कर रहा है, ठीक है। 1 साल में उससे 183 दिन काम मिल रहा है, या फिर 6 मंथ, 6 महीने अगर वो वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये लोग क्या है, मुख्य श्रमिक है। मतलब ये 6 महीने तक काम कर रहे हैं, लगातार काम मिल रहा है। सीमांत श्रमिक क्या होता है, जिन श्रमिकों को 183 डेज या 6 मंथ से कम काम मिल होता है, कम काम प्राप्त या कम काम करते हैं, ठीक है। ये ऐसे श्रमिक है जो 183 दिन या 6 महीने से कम काम करते हैं 1 साल में, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, सीमांत श्रमिक कहेंगे। अगर हम बात करते हैं अश्रमिक का, तो हमारा हो गया कि ऐसे श्रमिक है जिनको बहुत ही कम काम मिल रहा है, या तो न के बराबर ही इनको काम मिलता है, तो वो हमारा किस में आ जाते हैं, अश्रमिक में आ जाते हैं। अगर भारत में श्रमिकों का अगर हम अनुपात देखते हैं, मतलब मुख्य श्रमिक और सीमांत जो श्रमिक है उनका अनुपात अगर हम देख रहे हैं 2011 के अनुसार इनका अनुपात आ जाता है 39.8%। मतलब टोटल जितनी भी श्रमजीवी जनसंख्या है, श्रमजीवी जनसंख्या के 39.8% लोग जो है वो क्या है, किसमें है, मुख्य श्रमिक है या सीमांत श्रमिक है, इनका अनुपात है। जबकि 60% जनसंख्या है हमारी, 60% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कौन सी कैटेगरी में आ जाती है, अश्रमिक कैटेगरी में आ जाती है। अभी ये क्या है, ये हमारे एक आर्थिक स्तर को इंगित करता है। देखो जहां की पॉपुलेशन 60% पॉपुलेशन है वो अश्रमिक है, ठीक है, तो देश है उसकी आर्थिक कंडीशन कैसी होगी, मतलब यहाँ पे बेरोजगार तो बहुत ज्यादा है और रोजगार बहुत ही कम लोगों को मिला है। इसका मतलब उस देश की आर्थिक स्थिति क्या है, बहुत ही ज्यादा कम है, निम्न है।
तो ये श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन हमें ये बताता है एक देश का आर्थिक विकास किस लेवल पे हो रहा है, उसकी आर्थिक प्रगति कैसे हो रही है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अभी देखो अश्रमिक पॉपुलेशन 60% है, तो ये इंगित करता है जिसमें एक बड़ा अनुपात आश्रित जनसंख्या का है। अश्रमिक है इसका मतलब ये जनसंख्या क्या है, आश्रित है। आश्रित का मतलब दूसरे के ऊपर निर्भर होना, आश्रित होना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारी जनसंख्या क्या है, आश्रित है, जो आगे बढ़कर क्या हो जाएगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। आश्रित जनसंख्या ज्यादा है इसका मतलब क्या है, बेरोजगारी ज्यादा है और अल्प रोजगार है यहाँ पे। तो इन चीजों को, अल्प रोजगार है, क्योंकि अल्प रोजगार क्यों है, क्योंकि ओनली 39.8% लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो मुख्य श्रमिक है और सीमांत श्रमिक है। अश्रमिक 60% है, इसका मतलब बेरोजगारी ज्यादा है और रोजगार क्या है, कम है। जब कम रोजगार होता है तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, अल्प रोजगार कहते हैं, अल्प रोजगार। ठीक है, अल्प रोजगार के साथ साथ क्या है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। तो ये जो अश्रमिक पॉपुलेशन हमें क्या दर्शाती है कि अल्प रोजगार बहुत है, अल्प रोजगार है और बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अभी देखो श्रम की प्रतिभागिता दर हम करेंगे इसमें, इसके बाद हमारा क्या आ जाता है श्रमजीवी जनसंख्या में, श्रम की प्रतिभागिता दर। मतलब जो लोग जो है श्रम में लगे हुए, प्रतिभागी है ना, प्रतिभागी मतलब जो श्रमिक है, जो काम कर रहे हैं लोग, तो उसकी दर क्या है, श्रम की प्रतिभागिता दर। श्रम की प्रतिभागिता दर के बारे में अभी हम करेंगे। इसमें प्रतिभागिता दर मतलब कितने लोग जो है भाग ले रहे। अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रमजीवी जनसंख्या का अनुपात की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, राज्य और केंद्र शासित, अगर इनकी अगर हम बात करते हैं, केंद्र शासित का मतलब होते हैं हमारे जितने भी यूटीज है, यूनियन टेरिटरीज है, तो हम उसे क्या कहेंगे, केंद्र शासित प्रदेश कहेंगे। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का अगर हम अनुपात लगाते हैं तो यहाँ पे गोवा में जो श्रम प्रतिभागिता जो दर है वो कितनी है, 49.9% है। मतलब गोवा में जो श्रम करने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 49.9% है। प्रतिशत सामान्य भिन्नता दर्शाता है श्रमिकों के अपेक्षाकृत अधिक प्रतिशत वाले जो राज्य है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है श्रमिकों के अधिक प्रतिशत वाले राज्य है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, हो गया हमारा। फिर हमारा इसमें आ जाता है सिक्किम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इन राज्यों में क्या है, श्रम की प्रतिभागिता दर क्या है, बहुत ऊंची है। इसमें हमारे कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय भी शामिल है। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो इसमें हमारा आ जाता है दादर और नगर हवेली आ गया इसमें, और दमन और द्वीप की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमारी श्रम की प्रतिभागिता दर क्या है, ऊंची है। दादर और नगर हवेली और दमन और द्वीप की अगर हम बात करते हैं। अभी भारत जैसे देश में क्या समझा जाता है कि आर्थिक विकास के निम्न स्तर वाले क्षेत्रों में श्रम की सहभागिता दर ऊंची है। अभी जहाँ पे आर्थिक विकास की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे आर्थिक विकास तो है बट वहाँ पे उस आर्थिक विकास बहुत कम है, तो वहाँ पे क्या है, श्रम की सहभागिता जो दर है वो ऊंची होती है। ठीक है ना, उन राज्यों में क्या है, श्रम की सहभागिता दर
ऊंची होती है क्योंकि निर्वाह अथवा लगभग निर्वाह की आर्थिक क्रियाओं के निष्पादन के लिए अनेक कामगारों की जरूरत पड़ती है। मतलब यहाँ पे ऊंची क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लोग अगर काम कर रहे हैं तो केवल अपने जीवन निर्वाह के लिए ही कर रहे हैं, मतलब ओनली, मतलब वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी ही नीड्स को ही सेटिस्फाई कर पाते हैं, डेवलपमेंट में ज्यादा वो योगदान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण इन राज्यों की क्या है, श्रमिक जो प्रतिभागिता दर है वो ऊंची हो जाती है। अगर भारत की जनसंख्या का व्यावसायिक संगठन देखें, आपके एनसीईआरटी बुक में एक टेबल है, आप उसमें देख सकते हो, तो उसमें क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति की खेती, विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं अथवा किसी भी प्रकार की व्यावसायिक क्रियाओं में लगे हुए हैं तो उसको उस टेबल के जरिए से दर्शाया गया है। तो जो व्यावसायिक संवर्ग है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। जो व्यावसायिक संवर्ग है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 भाग है? एक तो है कृषक, आपकी उस टेबल में आप देखना, उसमें 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आ जाता है व्यावसायिक संरचना के आधार पर हमारे आ जाते हैं कृषक। कृषक का मतलब होता है किसान हो गए, फिर है कृषि मजदूर हो गए हमारे पास, मतलब जो खेतों में काम करने वाले मजदूर है, फिर है घरेलू औद्योगिक श्रमिक, मतलब जो उद्योगों में काम करने वाले क्या है, श्रमिक है, वो हमारे इसमें आ गए श्रमिक। और नेक्स्ट जो है 4th जो हम पार्ट बांटते हैं वो हमारे रह जाते हैं अन्य श्रमिक। तो ये हमारी क्या है, ये है हमारी व्यावसायिक संवर्ग। ठीक है, व्यावसायिक संवर्ग के आधार पर जो श्रमजीवी जनसंख्या है उसको इस आधार पर बांटा गया है। तो अगर आगे अगर हम बात करते हैं द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तुलना में, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे 3 सेक्टर है, 3 क्षेत्रक है, कौन कौन से है? पहला है प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक और टर्शरी, हो गया हमारा तृतीयक क्षेत्र। तो इन तीनों सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा श्रमिक कौन से सेक्टर में है? प्राइमरी सेक्टर में है। देखो, हालांकि प्राइमरी सेक्टर का हमारा जीडीपी में योगदान बहुत कम है, सेकेंडरी और टर्शरी का तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर सेकेंडरी का आता है, फिर प्राइमरी का बहुत कम योगदान है जीडीपी में। बट यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा श्रमिक काम करते हैं, क्योंकि कृषि क्षेत्र जो है हमारा एग्रीकल्चर सिस्टम ऐसा है जहाँ पे छिपी हुई बेरोजगारी होती है, प्रचंड बेरोजगारी होती है, सीजनल बेरोजगारी भी वहाँ पे पाई जाती है, मौसमी बेरोजगारी होती है। मतलब एक खेत में काम करने के लिए अगर हमें 2 व्यक्ति चाहिए तो वहाँ पे 5-6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी है, क्योंकि 6 लोग काम करेंगे तो भी उतना उत्पादन हो रहा है, 2 लोग काम करेंगे तो भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। तो इसलिए हमारे जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पे श्रमजीवी जनसंख्या का लगभग जो है 54.6% लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे इनका प्रतिशत बहुत ज्यादा है। अगर कृषि यहाँ पे कृषक और कृषि मजदूर है, जबकि केवल 3.8%, मतलब ये दोनों, ठीक है। अगर हम घरेलू औद्योगिक की बात करें तो 3.84% जो लोग हैं वो ओनली घरेलू औद्योगिक श्रमिक है। तो इस तरह से लगे हुए हैं और श्रमिक उद्योगों, और 41.6% जो है हमारे क्या है, अन्य श्रमिक है, ठीक है। मतलब उद्योगों में काम करने वाले लोगों की जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा कम है, सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज्यादा कम लोग लगे हुए हैं। अन्य श्रमिक में हमारे आ जाते हैं टर्शरी सेक्टर के लोग, जिसमें हमारा व्यापार है, वाणिज्य है, विनिर्माण है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये सारा किस में आ जाता है, हमारा अन्य श्रमिक वर्ग में आ जाता है। ये हमारा हो गया तृतीयक क्षेत्र, ये हमारा द्वितीयक हो गया, और ये दोनों हमारा किस में आ जाता है, प्राथमिक सेक्टर में आ जाता है। तो देखो, जो श्रमजीवी जनसंख्या है वो कहाँ पे ज्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा है, फिर हमारी जो है तृतीयक क्षेत्र में उससे कम है, और सबसे कम किस में है, द्वितीयक क्षेत्र में है।
तरह से हमारा ये क्या है, श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन बता रहा है कि व्यावसायिक संवर्ग में कितनी जनसंख्या कहाँ पे लगी हुई है। बट अगर आगे हम अगर बात करते हैं देश के पुरुष और स्त्री जनसंख्या की अगर हम बात कर रहे हैं तो इन तीनों ही सेक्टर में पुरुष जनसंख्या ज्यादा है। स्त्री और पुरुष जनसंख्या की जब हम बात करते हैं तो तीनों सेक्टर में पुरुष जनसंख्या ज्यादा है, स्त्री जनसंख्या बहुत कम है। अगर हम ओनली प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर में फिर भी स्त्री जनसंख्या लगभग ठीक ही है, बट घरेलू औद्योगिक श्रमिक जो है वहां पे स्त्री जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है। अगर हम दूसरे देशों के साथ हमारे इंडिया की अगर हम तुलना कर रहे हैं तो इंडिया का जो ये GDI रैंक होता है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं, जेंडर मतलब लिंग विकास जो इंडेक्स है उसके अनुसार जो है इंडिया है वो 93rd नंबर पे आता है। ठीक है, रैंक है इसका। मतलब अगर हम हमारे पड़ोसी राज्य के देशों की बात करते हैं जैसे पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, नेपाल हो गया, तो इनकी अगर हम बात करते हैं चाइना और श्रीलंका को छोड़कर तो इंडिया का जो रैंक है वो 96 रैंक है। यहाँ पे इंडिया का कितने कंट्रीज में है ये रैंक, ये 177 जो देश है उनकी तुलना में इंडिया कौन से नंबर पे आता है, 96 नंबर पे आता है। श्रीलंका है वो 68 नंबर पे आ रहा है श्रीलंका, और जो चाइना है वो आ जाता है 64th रैंक पे। मतलब चाइना और श्रीलंका को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमारे जो पड़ोसी जो देश है, नेबर्स है, उनमें इंडिया का रैंक लगभग ठीक है, 96 रैंक है। किसके आधार पर, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स ये दिखाता है कि कितनी जो है स्त्री जनसंख्या है वो श्रमजीवी है, कितना उनका अनुपात अच्छा है। अभी देखो समाज का विभाजन जो है पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर में प्राकृतिक रूप से किया जाता है ना। समाज जो है अगर हम लिंग के आधार पर उसका विभाजन देखते हैं तो स्त्री है, पुरुष है, ठीक है, ट्रांसजेंडर है। तो लेकिन वास्तव में समाज सबके लिए अलग अलग भूमिका निर्धारित करता है। अभी हमारा जो समाज है, ठीक है, उसमें पुरुष जो है उसकी भूमिका अलग है, स्त्री की भूमिका अलग है। तो ये हमारे समाज ने पहले से ही निर्धारित कर रखी है। ये इसके बारे में आप जो है स्टीरियोटाइप्स है, ये हमारे समाज का एक, ठीक है ना, पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर, ठीक है। तो इस तरह से हमारे समाज में ये बटे हुए हैं, पुरुष, स्त्री और ट्रांसजेंडर में जो है बांटा गया है। अभी यहाँ पे क्या है कि जो स्त्रियों की जनसंख्या है वो कम क्यों है, क्योंकि क्या माना जाता है हमारे समाज में कि स्त्रियां जो है वो सिर्फ घर पे रहकर ही काम करना चाहिए, उनके घर के काम करना चाहिए और घर ही संभालना चाहिए। पुरुषों का काम होता है बाहर निकलकर काम करना। जितने भी फिजिकल वर्क है वो कहाँ से किए जाते हैं, कौन करते हैं, पुरुष करते हैं। मतलब ये हमारी जो सोच है, ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है, ये हमारे समाज की बहुत पुराने टाइम से बनी हुई है। हमारे समाज ने मतलब ये नियम वाली पहले से ही बना रखी है। तो इस तरह से जो है पुरुष स्त्री जो श्रमजीवी है उनकी संख्या इन कारणों से भी बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि मोस्टली स्त्रियां क्या करती है, घर पर रहकर ही काम करती है। बट हमारी जो यूएनडीपी जो है, यूएनडीपी क्या कहता है, ये हमारा संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास जो प्रोग्राम है, ये हमें क्या बताता है कि स्त्री और पुरुष जो जनसंख्या है उनमें क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, उनको सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को रोजगार प्रोवाइड किया जाना चाहिए। मतलब सभी को जो है स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज होती है सभी को समान रूप से प्रोवाइड की जानी चाहिए, क्योंकि दोनों ही स्त्री पुरुष जो है वो मिलकर ही एक देश का क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। अभी महिला श्रमिकों की हमने किया था, जो महिला श्रमिक है उनकी जनसंख्या जो है
प्राइमरी सेक्टर है वहां पे बहुत ज्यादा है, प्राथमिक क्षेत्र में ज्यादा है, क्योंकि मोस्टली जो महिला होती है वो कृषि में हाथ जरूर बटाती है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसमें हमारा आ जाता है कि अगर हम 2001 की बात करते हैं तो वहां पे जो कृषि क्षेत्र में जो मजदूर है उनका जो परसेंटेज है वो कितना है, 58.2% है। कहाँ पे है, कृषि क्षेत्र में है। और 2011 के अनुसार इसमें क्या है, ये तो था 2001 के अनुसार, मतलब कृषि जनसंख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 2011 में ये हो गई है अबाउट 54%, मतलब ये 58 से कम होकर कितनी हो गई है, 54% हो गई है। इसलिए हमें क्या दिखा रहा है कि पुरुष और जो स्त्री जनसंख्या जो प्राइमरी सेक्टर में लगी हुई है उनका प्रतिशत कम होता जा रहा है। इसका मतलब वो लोग कहाँ पे शिफ्ट होते जा रहे हैं, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में जो है रोजगार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसीलिए ये कृषि क्षेत्र से कहाँ पे जा रहे हैं, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इस तरह से देश के विभिन्न सेक्टरों में श्रम सहभागिता दर की स्थानिक भिन्नता जो है वो हमें ये बता रही है कि किस देश के कौन से लोग कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं और उनका उस देश के सकल घरेलू उत्पाद जो है जीडीपी में कितना योगदान है तीनों सेक्टर्स का। तो इससे हमें हमारे देश की प्रगति के बारे में, देश के विकास के बारे में भी जानकारी मिलती है। किसके कारण, जो हमारी श्रमिक जनसंख्या जो संगठन है उसके कारण। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।